उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि हमेशा एक यूथ के 18 साल के यूथ के मन में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने 1 साल का गैप ईयर लिया कि राजतंत्र जा चुका है, हम लोकतंत्र में रहते हैं और हमारी एक बहुत ऑर्डिनरी अपब्रिंगिंग रही। तो गाँव में लोग यही बात बोलते थे, सिनेमो आयो। लेकिन उससे एक बहुत भारी प्रभाव पड़ा उस 2013 के मिसगाइडेड यूथ था। उन मिसगाइडेड यूथ को जब वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला हमसे गलती हो गई, हमें उत्साहित किया गया था, हमने सारे केसेस ड्रॉप किए क्योंकि हमारा परिवार और मैं ये नहीं चाहता था कि हम उन युवाओं का भविष्य खराब करें। 6 जिला क्रिकेट संघ थे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके हमने वैभव गहलोत जी का चुनाव 6 महीने तक स्टे किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। राजनीति में जिसे आप हरिवारवाद कहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को 4 गुना 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी। ये जो हमारे राजपूत भाइयों और जाट भाइयों के बीच में जो रिफ्ट थी, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। इसे कई राजनीतिक पार्टियों ने, जो आज शून्य पे आ चुकी है, कई नेतृत्व ने जो बार बार चुनाव हारते आए हैं, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। आप कुछ और पूछना चाहिए, वेलकम टू आस्क, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द यूटी पॉडकास्ट शो के इस खास एपिसोड में। आज जो हमारे गेस्ट हैं, और शायद बैकग्राउंड और सेटअप देखकर आपको भी फील आ गया होगा कि ये सेटअप थोड़ा सा रॉयल है। इसीलिए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आते एक रॉयल फैमिली से हैं, पर उनकी संजीदगी, उनकी सादगी आपको ये महसूस नहीं होने देगी कि वो किसी राज परिवार से आते हैं। वो एक आम भाजपा के कार्यकर्ता के जैसा व्यवहार रखते हैं जब लोगों के बीच होते हैं। तो आज हमारे साथ में हैं धनंजय सिंह खींवसर जी। वेलकम टू द शो। नमस्कार उदित जी, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ऑल वेल, फाइन, थैंक यू। मेरा शो का फॉर्मेट जो है उसमें पहला सवाल हमेशा ये रहता है कि आप कहाँ पैदा हुए, अपब्रिंगिंग, पर आपके केस में वो सब पब्लिक डोमेन में है। तो मैं स्टडीज से शुरू करूंगा कि स्टडीज कहाँ पर कैसे रही आपकी। मैं क्लास 4 तक जयपुर के विद्याश्रम में रहा। उसके बाद 4 to 12 मेयो कॉलेज अजमेर गया। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि हमेशा एक यूथ के 18 साल के यूथ के मन में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने 1 साल का गैप ईयर लिया और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में जाके वहाँ जॉब किया। उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छे से समझ आया। क्योंकि मेरा परिवार हॉस्पिटैलिटी लाइन में था, तो मैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ इकोल होटेलियर ग्लियों स्विट्जरलैंड में जाके मैंने 4 साल का BBA इन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एंड फाइनेंस किया। वो फर्स्ट इंस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं कि आप को रियलाइज हुआ कि नहीं, खाली हम राज परिवार से नहीं आते, हॉस्पिटैलिटी लाइन, राजनीति भी कोई चीज होती है और जो मेरे परिवार में है, वो कौन सा पहला इंस्टेंस की रियलाइज हुआ कि इसे भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसमें भी इससे मुंह नहीं मोड़ सकते? एक बहुत ही छोटी उम्र से मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ओंकार सिंह जी साहब, उन्होंने एक बात मैं पूरी तरीके से खरीदी थी कि राजतंत्र जा चुका है, हम लोकतंत्र में रहते हैं और हमारी एक बहुत ऑर्डिनरी अपब्रिंगिंग रही। उसी के साथ, क्योंकि जिस गांव से मैं आता हूँ, खींवसर, मेरा पुत्र जो है, इज द 21st डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ राव करमसिंह जी, जिन्होंने खींवसर को स्थापित किया। तो अपने लोगों के प्रति लोकतांत्रिक तरीके से एक जिम्मेदारी हमेशा महसूस होती थी। और जब मैं 2008 में विदेश से मेरी पढ़ाई खत्म करके आया वापस, तो हमेशा ये एक चीज़ महसूस हुई कि हमको भगवान ने इतना कुछ दिया है, बाहर विदेश में करने का मौका दिया है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे आके मेरे देश के लिए कुछ ऐसा कर दिखाऊं। क्योंकि ओंकार सिंह जी साहब हमेशा एक बात कहते थे, एक बहुत पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक हमेशा एक इच्छा थी कि क्यों ना मैं भी मेरा एक छोटा सा योगदान दूं। फिर 2013 के इलेक्शन आए। अभी आएंगे, उस पर आएंगे। वो मेरा अगला सवाल भी यही था कि 2013 का चुनाव आपने, मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप राजनीति के अंदर आना आपने चालू किया। वो एक 2013 का साल अगर अपन देखें तो सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में आ रही थी,
नरेंद्र मोदी जी के थ्रू, नरेंद्र मोदी जी उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे थे। उसी दौर में आपने चुनाव लड़ा। उससे पहले आपका परिवार एक पुरानी प्रक्रिया से चुनाव लड़ता था। तो इस ब्लेंड को आपने कैसे मिक्स किया, क्योंकि आप वो चुनाव जीते थे, तो वो एक मिक्सचर या वो ब्लेंड कैसे आया, वो थोड़ा सा बताइए। मेरे को याद है कि 2013 में अरब स्प्रिंग के बारे में सभी जानते हैं। अरबी देशों में क्रांति आई, साउथ अमेरिका में क्रांति आई, जहाँ पे इस तरीके के देश थे लिबिया जैसे, जहाँ पे कम से कम 60-60 साल तानाशाही तंत्र था। और ये सोशल मीडिया एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकला कि तानाशाही तंत्र पे अंत लगा दिया, अ कंप्लीट एंड टू डिक्टेटरशिप। और जो हमारे वर्ल्ड का युवा है, विश्व का यूथ है, सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ने लग गया। मेरे को याद है जब 2013 का जो इलेक्शन था, जो मेरे हिताजी गजेंद्र सिंह जी ने कॉन्टेस्ट किया था, उस समय ग्रामीण भारत में कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर थी। आज तो देखिए 4G 5G हर जगह है। लोहावट विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के 200 क्षेत्र में से एकमात्र क्षेत्र था जहां हमने शॉर्ट क्लिप्स बनाई, जहां हमने उस समय 30 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि आपके प्रत्याशी कौन है, आपके प्रत्याशी की क्या सोच है, उनका क्या विजन है। और गांव गांव ढाणी ढाणी जाके 4 वैन्स बनाई थी हमने 100 इंच के स्क्रीन्स के साथ। वो गांव गांव ढाणी जाके उन्होंने स्क्रीनिंग करी। और एक इस तरीके का माहौल था, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग सोशल मीडिया को जानते थे। तो गाँव में लोग यही बात बोलते थे, सिनेमो आयो। लेकिन उससे एक बहुत भारी प्रभाव पड़ा उस 2013 के चुनाव में, क्योंकि पहली बारी हमारे ग्रामीण तबके की महिलाएं, हमारी युवा शक्ति विजुअली देख सकते थे कि आपके उम्मीदवार कौन है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या विकास कार्य कराया है और उनका आगे के लिए विजन क्या है। चुनाव की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे जहन में वो न्यूज़ कई बार आती है, अटैक्स हुए कई बार, आपकी गाड़ियों पे भी हुए, आपके ऊपर हुए। तो किस चीज़ से खुद को अपलिफ्ट करते थे कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि घर से निकल रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या चीज़, कई बार लेट डाउन भी हो जाता है आदमी कि यार क्या है ये। तो किस चीज़ ने आपको अपलिफ्ट किया, कौन सा आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था? मैं ये हमेशा मानता हूँ, मेरे जैसे जब सैकड़ों युवा उस समय इन्होंने राजनीति में आने का प्रयास किया, राजनीति में आए, कुछ एक परिवर्तन की सोच लेके आए, तो विपक्ष जो है थोड़ा घबराएगा। उन्होंने बहुत ही तुच्छ तरीके की हरकतें करी। 3 बारी हमारे जो है गाड़ियों पे हमला किया, लेकिन मेरा मनोबल नहीं टूटा। मेरे को हमेशा यही लगा कि हम सही रास्ते में चल रहे हैं। और ये मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2 बारी जो हमले हुए थे, जो युवा जो थे, मिसगाइडेड यूथ था। उन मिसगाइडेड यूथ को जब वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला हमसे गलती हो गई, हमें उत्साहित किया गया था, हमने सारे केसेस ड्रॉप किए, क्योंकि हमारा परिवार और मैं ये नहीं चाहता था कि हम उन युवाओं का भविष्य खराब करें। तो ये मैं हमेशा मानता आया हूँ कि इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन इस तरीके के हमले किसी पे नहीं कराने चाहिए। राजनीतिक जो है, राजनीति हमेशा एक विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तित्व की नहीं होनी चाहिए। लास्ट कांग्रेस रेजिम के अंदर जो मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे आरसीए के प्रेसिडेंट थे, और आप उस एक ग्रुप या लॉबी की बात कर सकते हैं जो उनके अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे। आपको क्या रियलाइज हुआ कि अगर आपका ग्रुप पावर में आता तो ये जो इतना वक्त गुजरा है, क्रिकेट को क्या और ज्यादा आप देना चाहते थे, या क्या क्या बदलाव राजस्थान के क्रिकेट में आ सकता था? मैं ये हमेशा मानते आया हूँ कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो भेदभाव, पक्षपात, हर चीज को दूर कर देता है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये राष्ट्रीय हित में और एकमात्र एक खेल है क्रिकेट जो पूरे देश को एक कर देता है। लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को मैं देखते आ रहा हूँ, कई सालों से इसे ग्लैमर से लिंक किया गया है। कांग्रेस की सरकार रही, वैभव जी अध्यक्ष रहे, मैं उनका पूरा मान सम्मान करता हूँ, लेकिन क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया। आज राजस्थान भारत का वी आर द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री, लेकिन उनके या जो
पहले जो अध्यक्ष रहे, एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हमारे पास उन्होंने हमको बना के नहीं दिया। और मैं क्रिकेट में आज नहीं आया हूँ, सरकारें बदली हैं। मैं क्रिकेट में 3 साल पहले ही मैंने क्रिकेट की दुनिया में प्रवेश कर लिया था। कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं था कि आरसीए का अध्यक्ष बनना है या मेरे को कोई बड़े पद पे पहुंचना है। उद्देश्य एक ही था कि नागौर में, खीमसर में हम हमारे खिलाड़ियों को आगे कैसे बढ़ाएं और उन्हें बेहतर सुविधाएं कैसे दें। उस समय जो है आरसीए का इलेक्शन था, हमारी टीम थी, हम 6 जिला क्रिकेट संघ थे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके हमने वैभव गहलोत जी का चुनाव 6 महीने तक स्टे किया था। और हमेशा यही एक मन में विश्वास था कि देखिए उस टाइम ही वॉज अ वेरी बिग पावर सेंटर। हमेशा यही विश्वास था कि जब भी whenever there will be a change of government, हम राजस्थान में हमारे क्रिकेट में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं कैसे दे सकें और ये खेल नई ऊंचाइयां कैसे छू सके। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो यहाँ से राजस्थान से जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे, दूसरे राज्यों के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हथियारोप लगाना बहुत ही आसान है। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ, हमें नई ऊर्जा के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो आपके पिताजी का पिछला टेन्योर था जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो मेरे ख्याल से खीमसर, लोहावट में और नागौर में बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के स्टेडियम आया था। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ कहलाता है। खीमसर हो या लोहावट हो, खीमसर मेरा स्थान है जहाँ पे हम लोग 500 सालों से है। और राजेंद्र सिंह जी साहब मेरे जो पिताजी हैं, उनकी कर्मभूमि लोहावट है। वहाँ से वो 3 बार विधायक बन चुके हैं। लोहावट, खीमसर सहित मारवाड़ का विकास जब भी हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और अगर आप खेल की बात करें, पिछली बारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लोहावट में 3 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स, खीमसर में एक बहुत ही बेहतरीन शानदार स्टेडियम का निर्माण हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि जब कांग्रेस का शासन आया, स्ट्रीट लैम्प से लेके, पोल से लेके, लाइट से लेके, टॉयलेट फिटिंग, सारी चीज़ें जो है हेफ्ट के कारण पूरी कर ली गई। और वो स्टेडियम जो हमने इतने बेहतरीन, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेके स्टेडियम्स का निर्माण किया, वो एक तरीके से रॉन्ग एक्टिविटीज़ के अड्डे बन गए। और एक बारी पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जब पिछले साल हमारी सरकार आई तो मुख्यमंत्री जी ने हैंड टू हैंड, खेल मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने खीमसर स्टेडियम के लिए 8 करोड़ रुपए और लोहावट में भी हमारे तीनों स्टेडियम के लिए फंड्स दिए। ताकि जिस तरीके से इसलिए भारतीय जनता पार्टी की शासन में ये स्टेडियम जो तालियों की हड़गड़ाहट ना करते थे हम, इस बारी भी वैसा हो। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा आपके हॉस्पिटैलिटी जो बिजनेस है उसकी तरफ। एक गूगल में एक फोटो है और मोस्ट सर्च फोटो है, उसका कीवर्ड रहता है दिस इज नॉट इंडिया। और दिस इज नॉट इंडिया जब आप टाइप करेंगे तो एक धोरों से घिरी हुई एक जगह होती है, उसमें एक लेक होता है और झोपड़ियाँ होती हैं। वो खीमसर के पास में ही स्थित है, आपका ही शायद वो रिसोर्ट है जी। तो उसका ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर फेमस है, हर कोई जानना चाहता है कि ये कैसे हो, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे याद है 2001 में जो मेरे पिताजी हैं गजेंद्र सिंह जी, वो मेरे को एक पुरानी फोर्ड जीप में ले गए एक सैंड ड्यून के ऊपर, और एक बहुत गहरी मेरे को एक डिप्रेशन नज़र आया। मैंने कहा आप मुझे यहाँ क्यों लेके पधारे? तो उन्होंने कहा यहाँ मैं एक ड्यून्स में वेल नोन रिजॉर्ट बनाने जा रहा हूँ। तो हम सारे हंसे कि यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? यहाँ तो झाड़ियाँ हैं, बंजर ही बंजर है, अबूल के पेड़ हैं। उन्होंने हमें कहा कि 2 साल यहाँ पे मत आना।
और जब मैं 2 साल बाद, उस टाइम मैं स्कूल में था, जब मैं 2 साल बाद उस स्थान में गया तो काफ़ी आश्चर्यचकित था मैं कि इतने कम समय में ये उनका प्योरली उनका विजन था। वो आज की डेट में सबसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, गूगल पे लोग उसे सर्च करते हैं। उसके साथ में ही आपके जेनजी जो जनरेशन आजकल, आपने सुना होगा, आपका जो फोर्ट है वो ट्रिपलिंग के नाम से बड़ा फेमस है कि यहाँ ट्रिपलिंग शूट हुआ था। तो वो जब फोटो आती है तो सब बोलते हैं कि ये ट्रिपलिंग यहाँ पर शूट हुआ था। जी। एक चीज़ है आपके साथ में, मैं इसे नाइंसाफ़ी भी कह सकता हूँ, या ये कह सकते हैं कि आप पार्टी के किसी भी डिसीजन के खिलाफ नहीं जाते। नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे अलायंसेस हो जाते हैं, वो किसी के साथ भी हो, किसी पार्टी किसी इंसान के साथ हो, कोई जॉइनिंग्स हो जाती हैं पार्टी के अंदर, आप फिर भी वहीं रहते हैं। पर क्या उससे आपकी जो कोर टीम है उस पर असर पड़ता है कि या ये पिछली बार आए थे, फिर वापस चले गए, फिर अपने को नुकसान कर रहे हैं? कोर टीम या जो आपकी जो मेन टीम है उसको कैसे संभालते हैं जब ये ऐसे अलायंसेस टूटते हैं, या कोई क्या कहें, जब थोड़ी सी रिफ्ट आती है रिलेशंस में? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। हमारे नेतृत्व का और हाई कमांड का जो निर्णय होता है हमेशा सर्वप्रिय होता है, और हम सारे जो हमारी जो कोर टीम है, हमारे साथ जो कार्यकर्ता बंधु जुड़े हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी जो रात दिन 365 डेज मेहनत कर रहे हैं, भारत आने वाले समय में एक विश्व शक्ति बने, विश्व गुरु बने, और वो दिन दूर नहीं है, और उसमें हम सब का भी एक छोटा सा योगदान रहे। तो वी आर हाईली इंस्पायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है वो हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि इसलिए रहा है। कोई भी निर्णय होता है आप उसके साथ खड़े रहते हैं, और पार्टी जैसा भी निर्णय करती है। एक चीज का थोड़ा सा मन में ठेस पहुंचती है, कभी कभी बुरा भी लगता है, लेकिन उसके थोड़ा सा देखिए, एक मेरे को भगवान ने क्वालिटी दी है, थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन होता है, वो 2 दिन में क्योर हो जाता है, और वो 2 दिन के बाद फिर 3 साल का मोटिवेशन ही मोटिवेशन रहता है। कई बार ऐसा होता है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राजनीति हो, व्यापार हो, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो नेपोटिज्म का शिकार बन जाते हैं। राजनीति में जिसे आप हरिवारवाद कहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को 4 गुना 5 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारी टीम 2013 से लगी हुई है, आज 2025 आ चुका है। फेसबुक एंड आपके प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं छुपता है। आप 2015 में जाके देख सकते हैं कोई व्यक्ति क्या कर रहा था, 2018 में देख सकते हैं, उसकी वीकली रिपोर्ट ले सकते हैं आप। तो ये जो है राजनीति में, ये मैं अवश्य मानता हूँ कि थोड़ा सा मैं हरिवारवाद का शिकार रहा हूँ, लेकिन इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और मेहनत करने की। और जैसे मैंने आपको कहा, जो हमारे महापुरुष हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी से अगर कोई प्रेरणा ले तो हम तो यही मानते हैं कि पोस्ट पावर और पोजीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप क्या योगदान दे रहे हो जिससे ये देश बेहतर बन सके। जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट की शुरुआत में भी कहा था, बूंद बूंद से बड़ा भरता है। तो हम सबका, आपका, हमारा क्या छोटा सा योगदान है जो देश में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। आजकल देश के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, कंट्रोवर्सी कहिए, और मैं खुद पर्सनली भी उसके खिलाफ हूँ। वो कंट्रोवर्सी थी देश की संसद के अंदर, एक सपा के सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उन्होंने हमारे पूजनीय राणा सांगव के ऊपर बड़ी अजीब सी टिप्पणी करी, अमर्यादित टिप्पणी करी। आपका क्या कहना है उसके ऊपर? मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे एक लोकसभा के सांसद, उस सांसद के सदन की भी गरिमा होती है, और आप राणा सांगा जैसे महान योद्धा के बारे में जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की, वो बिल्कुल निंदनीय है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को, he does not have the right to sit in the temple of democracy, hand to hand इस तरीके की व्यक्ति को, जो इस तरीके की हमारे महापुरुषों के बारे में टिप्पणी करते हैं, उनको हैंड टू हैंड सस्पेंड कर देना चाहिए। जनता में आक्रोश था, पूरे देश में आक्रोश था।
और आज की युवा पीढ़ी, मैं यही सबको कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ना चुने जो हमारे इस महान देश और उनके महापुरुषों का अपमान करता है। ये कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सारी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये इनकी मानसिक स्थिति दोहराता है कि ये वोट बैंक की राजनीति में के लिए किस स्तर तक गिर सकते हैं। और मैं तो ये मानते आया हूं, आप अगर देश से महाराणा सांगा और हमारे वीर योद्धाओं का आप नाम हटा दो तो देश का इतिहास ही अधूरा रहेगा। तो ये जो भी विपक्ष के जो हमारा नेतृत्व है, उनको जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए, हमारे महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए और हमारी युवा पीढ़ी को हमारे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी ऐसा चाहिए। सवाल, क्योंकि आप उस कैपिटल में रहते हैं, जाट लैंड की कैपिटल में रहते हैं, नागौर को कैपिटल बोला जाता है। एक रिफ्ट, मैं उसको उस कविता से जोड़ूंगा, वो ठाकुर का कुआं एक कविता पढ़ी गई थी और उसके बाद में बड़े कंट्रोवर्सीज चले। तो आपको भी फील होता है कि जाट राजपूत रिफ्ट है या खाली पॉलिटिकल है, समाज के अंदर ये नहीं है, या फिर ये धीरे धीरे जहर बढ़ रहा है समाज के अंदर? ये जो हमारे राजपूत भाइयों और जाट भाइयों के बीच में जो रिफ्ट थी, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था। इसे कई राजनीतिक पार्टियों ने, जो आज शून्य पे आ चुकी है, कई नेतृत्व ने जो बार बार चुनाव हारते आए हैं, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने का कारण एक ही था, उनका राजनीतिक स्वार्थ, ताकि उनकी राजनीति आगे बढ़े। मैं आपको ये बात विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों में खींवसर विधानसभा और आसपास के इलाकों में जो हमारी टीम ने काम किया, आज 36 कौम, जाट समाज, राजपूत समाज, मेघवाल समाज, बिश्नोई समाज और 36 कौम आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ है। अब आप पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ क्यों है? जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था, सबका साथ 36 कौम का विकास। आज हर युवा ठाणी में हमारी मातृशक्ति, हमारे किसान भाई सब एक ही चीज चाहते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े और उनको अपने गांव में अच्छी सुविधाएं मिले। तो ये जो भेदभाव, पक्षपात, अलग अलग आस को बढ़ाने की जो राजनीति थी, उसमें पूर्ण विराम लग चुका है। और मैं मेरे युवा साथियों को एक और संदेश देना चाहता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में, भविष्य में फिर कोई लोग आके अपनी राजनीति चमकाने के लिए भेदभाव की राजनीति को एक बारी और बढ़ावा दे। हमें ऐसी झूठी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। और मैं जहां भी जाता हूं एक चीज कहता हूं, जो हमारे मारवाड़ की पावन धारा है, अपनायत के लिए जाना जाती है। मारवाड़ की भूमि एक ऐसी भूमि रही है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने थोड़े समय पहले राजतंत्र की बात करी, हमारे पास इकने स्टेट है। इकने स्टेट में जो राजतिलक हुआ करता था, वो राज समाज के हमारे भाई करते थे। हिमसर में भी जब हमारे आज कोई भी हिमसर की आदि पे बैठता है, तो उसका भी हिलक जो है हमारे पांचला सिद्धा में राज करते हैं। ये प्रेम भाव और भाईचारा जो है हजारों सालों से चलता आ रहा था। Why did this get disturbed in democratic India? क्योंकि ये एक साजिश थी कांग्रेस पार्टी और छोटे विपक्षी दलों की, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भाई भाई को ढाणी ढाणी में लड़ाया, अलग अलग समाजों को लड़ाया। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है और सब एक ही व्यक्ति के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी जो सोच है कि सब एक साथ बढ़े, 36 कौम का विकास हो, भेदभाव नहीं हो और हम सब एक ही नाम से जाने जाएं, एक ही जात से जाने जाएं कि हम भारत के नागरिक हैं। वी आर प्राउड इंडियंस। एक सवाल है सर, हाँ या ना में जवाब देंगे तो भी चलेगा। खींवसर में सब कुछ सही है? बिल्कुल सही है। आप कुछ और पूछना चाहिए, वेलकम टू आस्क, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, कई बयान आ रहे हैं तो मैंने कहा कि सब सही है वहां पर, या थोड़ी गर्मी ज्यादा? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, उचित समय में
उत्तर देना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर आप उचित समय पे उत्तर ना दो, निर्दोष व्यक्ति भी गुनहगार बन जाता है। मैंने ना तो किसी का नाम लिया, मैं मेरे पार्टी की हाईकमांड का मान सम्मान करता हूँ, बड़ों का मान सम्मान करता हूँ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का भी जिक्र नहीं किया। आप से सब चीजों से अलग एक सवाल करूंगा। आप ऑफ रोडिंग के बहुत शौकीन हैं, मैंने पता किया है। कार बाइक्स, कोई स्टोरी बताइए, थोड़ा सा कोई कुछ ऐसा ही हो गया हो कि यार आज तो बहुत ज्यादा तूफानी हो गया, ऐसा कुछ बताइए। 5-6 साल पहले की बात है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, अपने थार में हैं, रेगिस्तान में हैं। थार डेजर्ट की बात करो, हर जगह आउट ऑफ इंडिया भी जा चुके हैं ऑफ रोडिंग के लिए, कार ट्रिप्स, मोटर बाइक ट्रिप्स, कार रैली, विंटेज कार रैली। देखिए, एक तो राजनीति को छोड़ के कुछ ऐसी भी हॉबीज होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रेस करे। और हमारे ऐसे कई दोस्त हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं। कोई ये है मेरे को हमेशा कहता है कि ऑस्ट्रेलिया हो, ग्रैंड टोके रोड है, वो बहुत अच्छा ट्रैक है। कोई बोलता न्यूजीलैंड आइए, जहाँ मैं रह चुका हूँ, वहाँ पे ओंथ्रो टू स्टाद बहुत खूबसूरत ड्राइव है, मोटर बाइक ट्रैक है। कोई कहता कनाडा के बैंफ एंड जैस्पर घूम के आइए, कोई कहता कैलिफोर्निया में रूट 66 घूम के आइए। मैं 6 साल पहले लेह लद्दाख गया, और जो लेह लद्दाख की जो खूबसूरती है हमारे ही देश में, हमारे ही भारत में, द वर्ल्ड इज ट्रैवलिंग आउट, लेकिन जो लेह लद्दाख की जो खूबसूरती है, जो लेह लद्दाख की सुंदरता है, मैंने तो अपने आप को दोषी करार मान लिया कि मैं 30 साल की उम्र में लेह लद्दाख क्यों गया, उससे पहले क्यों नहीं गया। तो मैं मानता हूँ कि फॉर एनी कार एंथुसियास्ट, हाइक लवर, नेचर लवर, लेह लद्दाख रीजन से ज़्यादा सुंदर दृश्य जो है आपको पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। कमिंग फ्रॉम यू, तो ये तो मेरे को खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने भी वर्ल्ड ओवर ट्रैवल और उन वहाँ के जो रूट्स हैं, सीनिक व्यूज हैं, वहाँ की जो सुंदरता है, तस्वीरों, मतलब आप अगर उसका कोई रील देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तस्वीरें देखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। ब्लू कलर के हिल्स, नारंगी रंग के पहाड़, आसमानी रंग के पहाड़, स्काईलाइन इतनी सुंदर, मतलब मैंने तो ऐसी जगह, मतलब कि हमारे ही देश में बहुत कुछ देखने का है। और अगर आप ट्रैवल की बात करें तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चलिए बाहर भी घूमना अच्छा रहता है, पर हमारे ही देश में नॉर्थ ईस्ट से ठेठ से लेके आपके साउथ इंडिया तक, यहाँ पे तो हमारे बहुत ज़्यादा सुंदरता है। राजस्थान की बात करें, हम सब जानते हैं, बट ऐसी यूनिक प्लेसेस इंडिया में छुपी हुई है। वहाँ भी हमारा यही प्रयास रहता है कि हर 3-4-5 महीने में एक दो जगह घूम के क्यों ना आ जाए। सर, आपने ये तो बता दिया है कि मोदी जी मोटिवेट करते हैं, मोदी जी की राह पर आप चल रहे हैं, पर एक भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बहुत बड़ा नेतृत्व है, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व है, और कैबिनेट भरी पड़ी है। कौन कौन लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनका काम इंस्पायर करता है, जिनकी वर्किंग स्टाइल इंस्पायर करती है कि यार जब मौका मिलेगा कभी लाइफ में तो मैं भी इसी तरीके से या इस तरीके से डिलीवरी। मोदी जी नाराज नहीं होंगे क्योंकि मोदी जी का नाम हम ले चुके हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे सारे मंत्रियों में अलग अलग यूनिक क्वालिटीज़ हैं, पर अगर आप पिन पॉइंट करके स्पेसिफिकली पूछना चाहें, जयशंकर जी जिस तरीके से वो जो है आउट ऑफ इंडिया जाके या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिस बेहतरीन तरीके से वो इश्यूज को टैकल करते हैं। भारत में सड़कों का जाल जो इतना बेहतरीन हुआ है, उसके लिए मैं गडकरी जी से भी काफ़ी प्रेरणा लेता हूँ। और हमारे जो वित्त मंत्री हैं, उनका भी जो पार्लियामेंट में जो कंडक्ट है बहुत इम्प्रेसिव है। और मैंने आपको कहा कि जैसे हमारा शीर्ष नेतृत्व है, हमारे सारे मंत्री, पूरा नेतृत्व, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। रेलवेज में भी आप बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम हुआ है, वंदे भारत ट्रेन आप देखिए हर जगह दौड़ रही है। तो एक पूरे देश में एवरी लीडर हैज़ हिज यूनिक क्वालिटी, और हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सर, मैं जब आज आपसे मिलने आया, हम सोच रहे थे, तो जब मैं आया तो आपकी सेंटर टेबल पर ये बुक मुझे बड़ी इम्प्रेसिव लगी। इस पर लिखा है खींवसर फाउंडेशन।
तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। किमसर फाउंडेशन हमारी एक छोटी सी संस्था है, इट्स अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे क्षेत्र में ग्रामीण तबकों में हमारे 14 पैरेलल प्रोजेक्ट्स हैं, और हमारा जो उद्देश्य है वो है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है खेलो मारवाड़। अगर हमारी टीम या मैं कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण तबकों में जाके ये देखते हैं कि हमारे हमारे खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, यूथ क्रिकेटर्स हैं, कुछ स्कूल में अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम उनको हाथों हाथ जाके 3,000 रुपये की लागत से एक क्रिकेट किट डोनेट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास 14 पैरेलल प्रोजेक्ट्स हैं। और खीमसर फोर्ट में एक छोटा सा स्टोर है जिसका नाम है द खीमसर फाउंडेशन बुटीक। महिला सशक्तिकरण के लिए मेरी जो धर्मपत्नी है निकेशा जी, वो रूरल वुमेन को ट्रेन करती है टू मेक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड एट द खीमसर बुटीक। तो ये हमारी एक छोटी सी पहल है खीमसर फाउंडेशन नाम से। खीमसर फोर्ट पर तो वर्ल्ड ओवर से टूरिस्ट और बहुत लोग आते हैं, तो वो अपने आप में एक उनको भी मोटिवेशन है जो और जो आपको मैंने 5 मिनट पहले कहा था, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हमको खीमसर बुटीक से मिलता है फंड, इट गोज बैक इनटू द एनजीओ। मतलब इट्स कंप्लीटली एट दिस थिंग। ओके।